बांझपन का आजकल बहुत कॉमन कॉज है। तो महिला के शरीर में एग्स नहीं बचते जो कि बच्चा होने के लिए जरूरी है। पुरुष की भी जांच में फिर कोई सुधार नहीं हो पाता है। हम जब भी बांझपन का या इनफर्टिलिटी का इलाज के लिए जाते हैं तो इसमें 3 स्टेज में इलाज होता है। ये वाह मैडम सोरो ऑपरेशन करे, फिर अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई माता की, तो बच्चा भी बच गया और माँ भी बच गई। तो उन्होंने हमको शुरू से यही रखा था कि बच्चियों को पाँव पे खड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे, उनको भी सपने देखने दे, उनके सपने पूरे होंगे तो आगे की 4 पीढ़ियों के सपने भी पूरे होंगे। राम राम साहब, मैं हूं विजय। आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। झलको बीकानेर हमेशा आपने महान हस्तियां से मिला। अभी पीछे आपने ध्यान हो सी 2 साल पहला कोरोना और महामारी बीकानेर में क्या पूरे भारत में पूरे विश्व में छाई थी। बी दौरान एक ही शख्स था जिसका जनता ने बचा सकता था, वह था डॉक्टर। आज इसे डॉक्टर से मिलाने लाया हूं मैं आपने, और भी ऐसी जानकारी ले कि समाज में महिलाओं क्या जागरूकता होनी जरूरी है, महिलाओं इलाज कितना जरूरी है और क्या क्या जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर है जिसका महान व्यक्तित्व ई कारण भी है कि जब कोरोना काल थो तो एक घटना मैंने याद आ रही है कि एक पायलट थो जिसको रोज फ्लाइट से लोगों ने अठिन ले जाता था, तो घर वाला भी ने निकाल दियो कि तू रोज है नी 1000 लोगों से मिल रही है तो थने मैं घर में बनावा कौन, क्योंकि तू कोरोना लिया सी तो मारने और मारेला। लेकिन डॉक्टर एक किसी था जिसका रात दिन एक कर पड़ा, जनता ने बचाया और साक्षात वे भगवान रूप था। डॉक्टर जी तो महान कोई है को नहीं। भारतीय जो हेल्थ सिस्टम है वो कठिन कठिन लचर है। जैसे अभी आप बताया कि लोग एकदम एंड स्टेज पर लोग जावे, तो महिला ने विशेष जागरूक वास्ता आप क्या काम करो? देखिए, महिलाओं को जागरूकता के लिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो भी महिलाएं आती हैं, जैसे उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के पैम्फलेट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कुछ महिलाओं की संबंधित बीमारियां, उनके पैम्फलेट्स हम छपवा के रखते हैं। कुछ ऐसी रहती है तो जैसे महिलाएं आई हम उनको इस बारे में जो है वो देते रहते हैं। इसी की तरह से कुछ समय समय पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ कैंप्स हैं, वो अपन करते रहते हैं जिसमें अवेयरनेस होती रहती है और उनको शुरुआती लक्षण बीमारियों के बताते रहते हैं कि भाई पीसीओडी है, जैसे ये इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का आजकल बहुत कॉमन कॉज है, तो उसके बारे में बताते रहते हैं कि आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं जिस वजह से आपको पीसीओडी नहीं हो। और आजकल ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी शहर तक है। ये जो बीमारियां पहले लाइफस्टाइल वाली थी जो कि शहर में थी, आजकल जेनेटिक चेंजेस या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो गांव में भी उतनी ही प्रेवलेंट हो रही हैं। तो गांव की बालिकाओं को, महिलाओं को समय समय पे जाके थोड़े कैंप्स करके या ऐसे जागरूकता अभियान करके हम बताते रहते हैं बीच में, और हमारे हॉस्पिटल में आती हैं तो उनको कैंप, ये पैम्फलेट्स हैं, पत्रिकाएं हैं, इनके फॉर्म में थोड़ा जागरूक करते रहते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। मैडम, सबसे पहला यह बताओ कि इनफर्टिलिटी क्या है, क्योंकि गांव वाले लोगों ने हाल तक ध्यान को नहीं, और मेरा क्या कारण है वो भी थोड़ा बताओ, और निवारण क्या है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कोई भी महिला और पुरुष जो कि शादीशुदा हैं और जो 1 साल से साथ रह रहे हैं, और 1 साल से साथ रहते हुए भी, संबंध बनाते हुए भी उनकी अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, 1 साल तक हम सामान्यतः वेट करते हैं, 1 साल तक अगर वो साथ हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो उसको इनफर्टिलिटी या बांझपन के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष पहले तो झाड़ी जंतर, कुछ बाबा, इन सब लोगों के पास चले जाते हैं। इनके साथ साथ वो अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल वेस्ट कर देते हैं। फिर जब वो हमारे पास आते हैं तब हमारे को इतना दुख होता है कि महिला की एज हो चुकी होती है 40 के आसपास, तो महिला के शरीर में एग्स नहीं बचते जो कि बच्चा होने के लिए जरूरी है। पुरुष की भी जांच में फिर कोई सुधार नहीं हो पाता है। तो वो तब आकर के जब बच्चे के लिए बोलते हैं तो हमें भी बहुत विवशता से लगती है कि अब क्या, कैसे उनको प्रेगनेंसी दें। थोड़ा सा ये जागरूकता है कि अगर आप 1 साल साथ रह रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आप बेसिक टेस्ट करा, अगर आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो आप 1-2 साल और ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट में आपको जानकारी मिल जाती है कि कहीं कहाँ कुछ गड़बड़ है, उसमें थोड़ी सी डॉक्टर्स की हेल्प ले लें तो उससे थोड़ा आप एंड स्टेज पे उस विवशता से बच सकते हैं और आपकी चीजें जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। पुराने जमाने में बांझपन ने एक बहुत बड़ा मतलब दोष रूप में मानता, औरत ने सारा दोष दे देता, लेकिन आज युग बदल चुके, विज्ञान युग है, तो इनमें क्या कमी हुए, क्या पुरुष में भी कमी हुए, अभी थोड़ी विस्तृत बताओ जो लोगों में भ्रम है वो टूटे। हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट जो है वो इंगित किया है। बांझपन के कारणों को हम देखते हैं तो उसमें से टोटल अगर 100% अपन कारण है तो उसमें से 30 से 40% कारण जो है वो महिलाओं से संबंधित है, 30 से 40% कारण है जो पुरुषों से संबंधित भी हैं, और बाकी के 10 या 20% ऐसे कारण भी हैं जिनका कोई कारण नहीं है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों की रिपोर्ट सही होती है। तो सामान्यतः जैसे हमारे पास भी जब पेशेंट्स फर्स्ट विजिट पे आता है तो उनके साथ वाले इसी फॉर्म में आते हैं कि भाई आप महिला की सारी जांच कर लीजिए, इसमें तो कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे क्लिनिक में मैं उनको ये जोर देती हूँ कि भाई पहली विजिट में पुरुष को भी अपनी जांच करानी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई जगह मैं देखती हूँ कि महिला 6-6, 7-7 साल तक सारी जांचें करा चुकी होती है, नॉर्मल होता है, और एंड में हम पुरुष की जांच कराते हैं तो उसमें कुछ कमी निकलती है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें कोई अपने ऊपर वो लेने की बात नहीं है, कमी किसी में भी हो सकती है, दोनों का इलाज संभव है। समय पे पता करेंगे और इलाज लेंगे तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो
दोनों को जांच करानी चाहिए। मैडम एक बहुत बढ़िया बात बता रही है, कभी भी औरत ने आप दोष मत दो, जांच दोनों ही कराओ, क्योंकि अपन समाज में एक सिस्टम है कि ज्यादा कोई भी गलती तो औरत पर दोषारोपण हो जाए। तो मैडम एक बात बता रही है कि जांच दोनों कराओ, कोई शंका शर्म बात को नहीं। अगली बात के जैसे बांझपन इलाज क्या रेट में हो सके, क्योंकि झलको बीकानेर ग्रामीण एरिया भी चैनल भी है, गाँव गाँव में पहुंचे, क्या रेट में ईरो इलाज हो सके? देखिए, हम जब भी बांझपन का या इनफर्टिलिटी का इलाज के लिए जाते हैं तो इसमें 3 स्टेज में इलाज होता है। पहला इलाज होता है दवाइयों के द्वारा, मतलब कि अगर महिला में थोड़ी बहुत कमी है, पुरुष में थोड़ी बहुत कमी है, तो आप जब समय का ट्रीटमेंट लेते हैं 1-2 महीने का, उसके द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर उससे ऊपर का कुछ कारण होता है कि जिसमें या तो पुरुष की जांच में थोड़ी ज्यादा खराबी है या महिला के अंडे बनने में थोड़ी ज्यादा गड़बड़ है, तो उसको IUI कहते हैं। IUI जो है वो उससे थोड़ा सा ऊपर का इलाज है, तो उसका खर्चा लगभग बड़ी सिटीज में तो बड़े के हिसाब से हो सकता है, पर अपने यहाँ पर लगभग 8-10 हजार महीने का जो है पूरा खर्चे के हिसाब से हो जाता है। फिर अगर कुछ ऐसे कारण है जैसे कि महिला की ट्यूब खराब है या बिल्कुल अंडे बन ही नहीं पा रहे हैं या पुरुष में शुक्राणुओं की बिल्कुल ही कमी है, ऐसे कुछ कारण है जिसमें कि IUI भी सफल नहीं हो पाता, तो नेक्स्ट जिसे बोलते हैं IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो होता है। उसका जो खर्चा है वो सामान्यतः सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, पर अपने यहाँ पे उसको लगभग मोटा मोटा लाख रुपए के हिसाब से मानकर चलिए आप। बाकी 1.5 लाख से 2 लाख तक का रेंज है, वो सब सेंटर अपने अपने हिसाब से लेते हैं। वो सबसे बड़ा इलाज है, पर अपन मतलब हमारे सेंटर पे यही कोशिश रहती है कि जैसे अगर कोई बहुत निम्न वर्ग का या मजदूर वर्ग का है जो बोल देता है कि भाई मैडम मैं ठेला चलाता हूँ और मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अपन उस हिसाब से अपन उसको रियायतें दे देते हैं और उस हिसाब से जितना वो अफोर्ड कर सके उतने में इलाज करने की कोशिश करते हैं। मैडम एक समाज सेवा भी कर रहा है, जैसे अगर कोई मजदूर वर्ग का लोग है तो मैडम कह रही है जितना अफोर्डेबल हो तो कम से कम चार्ज में मैडम इलाज कर रहे हैं। मैडम एक बात और कि जैसे आप बताओ लेप्रोस्कोपी भी आप काम करो, तो लेप्रोस्कोपी क्या है और पुराने जमाने इलाज में और लेप्रोस्कोपी इलाज में क्या फर्क? लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन। दूरबीन का क्या फायदा है, जैसे मैं जब बीकानेर शुरू में आई थी तब मैं महिलाओं को मुझे बोलना पड़ता था कि मैं आपका दूरबीन से ऑपरेशन करती हूँ, आप देखिए आपको कितना फायदा होगा, तो महिलाएं कहती थी नहीं नहीं दूरबीन आप हमारी बच्चेदानी पूरी कौन निकालोला, थोड़ी सी रह जाएगी अंदर। फिर फाइनली अभी जैसे मुझे 2 साल हुए हैं तो मैंने इतने दूरबीन के ऑपरेशन किए हैं कि अब महिलाएं खुद आकर के बोलती है मुझे कि वाह मैडम सोरो ऑपरेशन करे दूरबीन खाने चाला। तो ये डिफरेंस है कि दूरबीन में बहुत छोटे कट लगते हैं, 1 सेंटीमीटर का छोटा कट आपके नाभि के पास लगता है और 2 5-5 मिलीमीटर के छोटे कट लगते हैं। तो पेशेंट दूसरे ही दिन चल के उठता है, उसे यूरिन पास करता है, खाता पीता है, दूसरे या तीसरे दिन तक मोस्टली उसका छुट्टी हो जाती है। दवाइयां कम लगती है, हॉस्पिटल का खर्चा कम है, बेड चार्ज कम है, सब चीजें अच्छी है और ओपन सर्जरी के कोई घाटे नहीं है। कुछ चीजें होती है जिसमें अपन को पेट चीरकर भी ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें डिसएडवांटेज या मतलब वो अपन ये बोले तो मरीज को ज्यादा देर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, दर्द ज्यादा होता है, दवाइयां ज्यादा होती है। तो एडवांस तरीका है दूरबीन का, डॉक्टर की मेहनत ज्यादा है पर पेशेंट को एकदम ऐसा लगता है कि छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए दूरबीन का ऑपरेशन ज्यादा जिन जिन जगहों पे पॉसिबल होता है उन जगहों पे ज्यादा अच्छा माना जाता है। छोटी बच्चियां हैं जो अनमैरिड हैं, जिनके पेट पे अपन बड़ा चीरा लगा दे और फिर आगे उनको शादी और बाकी सब चीजों में भी थोड़ा वो रहता है, और ओवरऑल भी महिलाओं को सबको ऐसा लगता है कि उनके पेट पे कोई चीरा ना लगे तो ये अच्छा है, तो उन सब के हिसाब से समाज में आप धारणा बना रही है कि लेडीज पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हर प्रकार। बिल्कुल आप एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैडम लेप्रोस्कोपी रो खर्च क्या बैठ जाए एक आम माध्यम? देखिए सामान्यतः ओपन मतलब कि जो चीरे वाला ऑपरेशन है, लेप्रोस्कोपी का जो ऑपरेशन है, जैसे मैं बॉम्बे जहाँ पर सब कुछ सीख के आई थी वहां पर इसका सामान्यतः खर्च लाख रुपए तक का होता था एक ऑपरेशन का, बट जब मैं बीकानेर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मरीजों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लेप्रोस्कोपी क्या है, तो मैं जो ओपन का खर्चा होता है 20-25 हजार का जो भी होता है उसी में लेप्रोस्कोपी भी कर देती हूँ, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती। एक मैडम IVF तकनीक चल रही है अभी और टीवी में खूब ऐड आ रही है, मेरे बारे में जनता ने जानकारी दो कि क्या चीज है और कितनी सक्सेस है? IVF मतलब जिसे सामान्य भाषा में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। IVF का प्रक्रिया होता है कि इसमें कुछ दिनों तक महिला को कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनके द्वारा एग्स बनाए जाते हैं, अंडे बनाए जाते हैं शरीर में, फिर एक प्रोसेस होता है उसको ओवम पिकअप कहते हैं, मतलब उस दिन जो है वो एग निकाले जाते हैं महिला के शरीर से, उसी दिन उनको पुरुष को भी बुलाया जाता है, फिर बच्चा मतलब एम्ब्रियो बोलते हैं वो लैब में बनाया जाता है। वो लैब आपकी कैसी है सबसे इंपॉर्टेंट वही है, तो अपन ने सारे जर्मनी से सारे इंस्ट्रूमेंट्स ला करके यहाँ पे लगाए हैं, अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर वो जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। तो ये 3 प्रोसेस में IVF का जो है वो पूरा सिस्टम होता है। सक्सेस रेट जो है, जो डॉक्यूमेंटेड रेट है वो 35 से 40% की होती है, मतलब 100 मरीज अगर इलाज लेंगे तो उसमें से 35 से 40 को सक्सेस मिलेगी, पर ये भी सक्सेस रेट डिपेंड करती है पेशेंट के एज के ऊपर, पेशेंट का कारण क्या है, किस वजह से उनको IVF करवाना पड़ रहा है, कुछ जैसे एज ज्यादा है या कोई अंडे खराब बन रहे हैं ऐसा कोई है तो उसमें सक्सेस रेट थोड़ी कम होती है। यंग पेशेंट है, कोई ऐसे कारण है कि ट्यूब
गड़बड़ है या छोटे मोटे कारण है तो उसमें आईवीएफ की सक्सेस रेट 60-70% तक भी रह जाती है। तो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती रहती है ऐसा। मैडम एक जैसे अभी पूरे विश्व में एक महामारी चल रही है, जैसे कोरोना है, कभी कोई बीमारी आ रही है, तो ये महामारी में भी मतलब क्या सक्सेस रेट पर कोई फर्क पड़े? देखिए शुरू में जो रिसर्च पेपर आए थे उसमें ऐसा था कि कोरोना की वजह से स्पर्म्स मतलब कि शुक्राणु और एग की क्वालिटी के ऊपर और जो एम्ब्रियो बन रहा है, बच्चा बन रहा है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो अभी भी क्योंकि इस महामारी को आए 1-1.5 साल ही हुआ है तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ओवरऑल अभी यही धारणा है कि अगर कोई एक्टिव फेज ऑफ डिजीज में है, मतलब किसी को एक्टिव कोरोना हुआ है अभी, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़े समय के लिए स्टॉप किया जाता है। जब वो 1-1.5 महीने की रिकवरी हो जाती है या पहले का कोई कोविड हुआ है उसको, तो ऐसे पेशेंट्स को अपन कंटिन्यू रख सकते हैं। पर आज आपको कोविड हुआ है तो आज के लिए थोड़ा चीजों को रोक दिया जाता है, नेक्स्ट मंथ से ट्राई किया जाता है। मैडम आप इतना वर्षों ई सेवा कार्य में हो, कभी ऐसा भी केस आवे जिसमें में इसी स्थिति हुए कि जच्चे को बचाए या बच्चे को बचाए, मतलब माता को बचाए या वो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको बचाए, तो उस स्थिति में मतलब आप क्या काम करो? बिल्कुल, आपने बोला तो मुझे मेरा खुद का ही केस एक याद आ गया। एक डेंगू की पेशेंट आई थी हमारे पास में। इस बार का डेंगू जो था वो एकदम कोरोना से मिलता जुलता डेंगू था और काफी परेशानी भरा था। तो महिला आई थी तो उसके प्लेटलेट काउंट जो है मात्र 10-20 हजार थे और बच्चा जो था वो छोटा था और पानी, बच्चे के चारों तरफ पानी काफी कम था। मतलब वो रिस्क वाली कंडीशन थी कि बच्चे को कैसे बचाया जाए। बच्चे को बचाने के लिए सिजेरियन करना जरूरी था। सिजेरियन करते तो माता की हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो डिसीजन हमने सहमति से इसी प्रकार से लिया कि माँ की हेल्थ को ज्यादा कंसिडर किया गया। पर फिर हमने कोशिश ऐसी करी कि उसको थोड़ा मॉनिटर किया, थोड़े प्लेटलेट्स चढ़ाए, बच्चे के बारे में भी थोड़ा सा और मतलब ऐसे किया कि बच्चे को 1-2 दिन अपन और आगे खींच सके। तब तक माता के प्लेटलेट बढ़ गए, फिर अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई माता की, तो बच्चा भी बच गया और माँ भी बच गई। ऐसे केसेस में जनरली हम परिवार की सहमति से माता को ज्यादा कंसिडर देते हैं और बाकी अगर दोनों बचा लें तो सबसे बड़ा प्रेफरेंस वही माना जाता है। मैडम जैसे कोई गांव से आवे, दूर दूर से चैनल पहुंचे, तो आप पर ये हॉस्पिटल में क्या क्या इलाज संभव है? देखिए अपने अस्पताल में महिला को किसी भी प्रकार का स्त्री रोग से संबंधित कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो सबका इलाज है। जैसे शुरुआत से लेकर अगर बच्चियां हैं उनको माहवारी की कोई भी समस्याएं होती हैं, शादी के बाद में उनकी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी से संबंधित, डिलीवरी से संबंधित, सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, सब प्रकार का इलाज यहाँ पे है। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए तो उसके लिए अपने पास दवाइयों से लेकर आईयूआई से लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी तक का सारा इलाज है। किसी को भी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवाना है तो हाथ का ऑपरेशन, दूरबीन का ऑपरेशन, गायनी की संबंधित समस्याएं, मतलब बड़ी महिलाओं की जो समस्याएं होती है, गांठें हैं, उन सब का इलाज, वो सब है। और अगर कोई महिला कैंसर से पीड़ित है तो उसका इलाज भी यहाँ पे होता है। तो महिला का संपूर्ण रूप से शुरू से लेकर एंड तक का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारे एडवांस से एडवांस तरीकों से यहाँ पे सारा इलाज संभव है। अंतिम सवाल मैडम, जलको बीकानेर गांव गांव में पकड़ रख रही है, तो जलको बीकानेर माध्यम से महिलाओं ने, युवतियों ने कोई मैसेज देना चाहो, बीकानेर जनता ने मैसेज देना चाहो, जरूर दो आप। देखिए झलको बीकानेर की तरफ से मैं सबसे पहले तो देखिए बालिका और युवतियों से रिलेटेड जो चीज है वो मेरे एकदम मन के बहुत पास है। मैं चाहती हूँ कि सारी स्पेशली गांव की जितनी भी लड़कियां हैं वो बहुत पढ़ें, वो बहुत आगे बढ़ें, अपने पाँव पे खड़ी हो। और जैसे मैं आपको एक मतलब टाइम शायद आपके पास कम होगा, फिर भी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे मेरी मदर है, वो गांव में पढ़ना चाह रही थी, उनके साथ के एक स्टूडेंट थे, वो पढ़ के डॉक्टर बने और मेरी मम्मी की इच्छा रह गई कि वो पढ़ नहीं पाई थी, उस समय उतना एजुकेशन का था नहीं। तो उन्होंने हमको शुरू से यही रखा था कि बच्चियों को पाँव पे खड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ी, डॉक्टर बन गई आज। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आज सरकार ने काफी संसाधन दे रखे हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ने के लिए, बालिकाओं को भी ऊंचा बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, स्कूटी की व्यवस्था है, बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम है। तो गांव के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज बच्चियों को भी पढ़ने दें, उनको आगे बढ़ने दें, उनको उत्साहित करें। वो जब पढ़ेंगी तो वो खुद भी अपने पाँव पे खड़ी होगी, आगे वाली 4 पीढ़ियों को भी आगे संवारेंगी, उनको भी पढ़ाएंगी और एक समाज का जो लेवल होता है वो महिला शिक्षा से ही आगे बढ़ता है, वो बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए अभी बज्जू में भी डॉक्टर सुनील तेतरवा डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी एक डेजर्ट 80 करके बज्जू में गाँव के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है। तो मैं वहाँ गई थी उस प्रोग्राम के अंदर। वो सिर्फ मैं इसीलिए गई थी कि उस 80 में से 54 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। तो मुझे यही लगा कि लड़कियों को सिर्फ एक माध्यम की जरूरत है, उसके बाद वो बहुत अच्छा करती हैं, बहुत आगे बढ़ती हैं। तो गांव के माता पिता से मेरा ये गुजारिश है कि आप बच्चियों को आगे बढ़ने दें, उनको पढ़ाएं, उनको जो भी उस अच्छी पोस्ट पे वो जाना चाहती हैं
हैं वो सारी पोस्ट उनको लेने दें और उनको भी सपने देखने दें। उनके सपने पूरे होंगे तो आगे की 4 पीढ़ियों के सपने भी पूरे होंगे। बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप अपना कीमती समय माने दियो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों पर थोड़ा बहुत भी कुछ जागरूकता या बता पाऊं या कुछ एक आधी लड़की भी मुझसे इंस्पायर हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज आप बात करी डॉक्टर प्रीति राजपुरोहित जिसका बीकानेर में बहुत ही बड़ा डॉक्टर है और लेप्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी का बहुत ही बड़ा विशेषज्ञ है, जिसका खर्चा बंबई में अहमदाबाद में लोग 10-10 लाख 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए लगाए वो कम से कम खर्च में मैडम कर रहा है। इसके अलावा मैडम कह रहा है जिका लोग मजदूर है, जिका लोग कामगार है, जिका लोग गरीब है, बिहारी मैडम हर संभव मदद कर रहा है। और लेडीज ने एक सबसे स्पष्ट संदेश दिया है कि बीमारी ने बढ़ाओ मत, थोड़ी सी जब भी बीमारी चालू है बी टाइम इलाज करो तो बीरो संपूर्ण इलाज हो जसी और बीमारी बड़ो रूप लेवे कोनी। मैं विजय, कैमरामैन आसिफ, झलको बीकानेर।